SCS न्यूज। हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना के निर्वाचन कार्यालय, जहां लोकसभा चुनाव के लेकर पूरा विस्तृत रिपोर्ट चुनाव आयोग के तरफ से पेश किया गया। लोकसभा चुनाव 2019 के बिगुल बज चुकल है। बिहार में 7 चरण में चुनाव है। पटना के सचिवालय स्थित निर्वाचन आयोग में संवाददाता के संबोधित करते बिहार निर्वाचन आयोग कहलन जे 7 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न करायल जायत। पहल चरण में 11 अप्रैल के शुरू होयत और दूसरा चरण 18 अप्रैल के है। तीसरा चरण 23 अप्रैल के, चारिम चरण 29 अप्रैल के, पांचम चरण 6 मई के और छठा 12 मई, सातवां 19 मई के है। 23 मई के मतगणना है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है पूरा देश में और बिहार राज्य में भी। इस संबंध में सारे पदाधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। इसके तहत हम लोग सारे ऑफिसर्स जो इलेक्शन रिलेटेड ऑफिसर्स है भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करेंगे अंडर डायरेक्शन सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस निर्वाचन में जो 7 फेज में होने वाला है, प्रथम चरण में 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर होगा। द्वितीय, तृतीय, चौथा एवं पंचम में 5-5 कॉन्स्टिट्यूंसी पर होगा। छठा एवं सप्तम में 8-8 कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होगा। इलेक्शन का दिन आपको मैं बता दूंगा। फर्स्ट फेज का इलेक्शन 11 अप्रैल 11/4। सेकेंड फेज का इलेक्शन 18 अप्रैल 18 तारीख को होगा। थर्ड फेज का 23 अप्रैल को होगा। फोर्थ फेज का 29 अप्रैल को होगा। फिफ्थ फेज का 6 मई को होगा। सिक्स्थ फेज का 12 मई को होगा और अंतिम फेज जो 7th फेज है 19/5 को होगा। सभी फेज का 19 मई को और सभी फेज का काउंटिंग आपको 23/5 को होगा। औरंगाबाद 37 औरंगाबाद, 38 गया, 39 नवादा, 40 जमुई। ये फर्स्ट फेज का है। औरंगाबाद गया, औरंगाबाद गया, नवादा, जमुई। क्लियर है? सेकेंड फेज में है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। फिर मैं रिपीट करूंगा, बोल दिया जाए। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। फेज 3 झंझारपुर, शुरू कर दिया। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। फिर मैं रिपीट करूंगा, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। फेज 4 दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। फिर रिपीट करूंगा फोर्थ फेज के लिए, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। फेज 5 है, फेज 5 सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। 5 है, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। सीतामढ़ी 6 है, 8 है इसमें, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। फिर लास्ट फेज है नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, कराकट, जहानाबाद। फिर
पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि और एसएसपी गरिमा मलिक एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को चुनाव के बारे में जानकारी दिलन। पटना निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि समाहरणालय के सभा कक्ष में एक संवाददाता सम्मेलन के संवाददाता सम्मेलन में वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक से उपस्थित चली। दौरान वो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करे वाला के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के बात कहलन। राजनीतिक दल सबके आगाह कलन जे आदर्श आचार संहिता के पालन हर हाल में होय के चाहिए। जिलाधिकारी निर्देश दिलन जे जतेक भी होर्डिंग पोस्टर सब लागल है वो तत्काल हटा लेल जाए। रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर के प्रयोग वर्जित रहत। उसके बारे में आपको जानकारी पूर्व में हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे पुनः दोहराना चाहूंगा कि यहाँ जो नॉमिनेशन लिया जाएगा वह 30 पटना साहिब का और 31 पाटलिपुत्रा का, उसके तहत 22 अप्रैल को उसका नोटिफिकेशन है और लास्ट डे ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन 29 अप्रैल को है। इस तरह से कार्यक्रम निर्धारित है और नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 30 अप्रैल को है और अंतिम तिथि जो विड्रॉल की है वह 2 मई और 19 मई को यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है उसके साथ ही यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है और उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एक्सपेंडिचर के संबंध में पूर्ण जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो मुख्य रूप से पटना जिले के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पोस्टर बैनर लगे हुए हैं जो उसको हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है और उसको निर्देश दिया गया कि 24 घंटे के अंदर जो है यानी कि आज संध्या तक इसको हटा लेने का कार्य कर लिया जाएगा। किसी भी सरकारी परिसर में या सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का जो वॉल राइटिंग है, पोस्टर है, पैम्पलेट है, कटआउट है, होर्डिंग, बैनर, झंडा इत्यादि उसका निष्ठापन या उसका लेखन नहीं किया जाएगा। इसके बारे में भी सभी लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उसके तहत जो कानून है कि उनसे लिखित सहमति प्राप्त करके उसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी को दी जानी है, उसके उपरांत वहाँ पर वो लगा सकते हैं। तो उसके बारे में भी सभी को जानकारी दी जा रही है। जो मैंने बताया कि लाउड स्पीकर का समय रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा। हाँ, ईवीएम जो है उसमें बैलेट पेपर जो बनेगा उसमें ईवीएम उसमें कैंडिडेट का फोटो भी रखा जाएगा। एक अभी सवाल उन्होंने पूछा डिफेंस पर्सनल्स के बारे में, जो भारत निर्वाचन आयोग ने 9 मार्च को एक दिशा निर्देश जारी किया है, वह अभी मैं पढ़ देता हूँ कि द कमीशन अकॉर्डिंगली कॉल्स अपॉन ऑल द पॉलिटिकल पार्टी टू एडवाइज देयर कैंडिडेट and leaders to desist from displaying photographs of defense personnel or photographs of functions involving defense personnel in advertisements or otherwise as part of their election propaganda or campaign. यही गाइडलाइंस है, मैं आपको सर्कुलेट भी कर देता हूँ, आप इसको स्पष्ट भाषा में है जो कि आपको समझ में आएगा। स्पेसिफिकली आप लोग जो पूछ रहे हैं निरोधात्मक कार्रवाई जो है भौतिक रूप से भ्रमण और संवेदनशीलता का चिन्हन हो रहा है और अभी तक लगभग 4000 से ऊपर प्रस्ताव जो है वो 107 के तहत कार्रवाई के लिए भेजे जा चुके हैं। इसी तरह से सीसीए के लगभग 128 प्रस्ताव जो है वो भेजे जा चुके हैं। शराब अभी तक जो है वो लगभग 13,000 लीटर से ऊपर हम लोग सीज कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट जो रोड्स हैं, बॉर्डरिंग एरियाज हैं, ऑलरेडी कई जगह पर हो चुका है और आज जो है वो लगभग 50 जो है वो कार्यरत है और आगे जो है इनकी संख्या आवश्यकता अनुसार जो है बढ़ेगी। जैसा कि सर ने बताया कि मतलब सुरक्षा को लेकर के जैसे मैंने बताया कि पहले हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं अपनी विभिन्न तरह से जो भी जरूरत है उनका सीजर का कार्रवाई, जो लाइसेंसी आर्म्स है उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई जो है चल रही है। चुनाव के लिए जो है सुरक्षा कर्मी और बल जो प्रतिनियुक्त होने हैं उनका भी प्लान जो है वो बन रहा है और उसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल जो है उनकी प्रतिनियुक्ति की जाए। जो अद्यतन अपराधी है जो बार-बार क्राइम करते हैं, वेरिफिकेशन लगभग जो है 5
5000 की संख्या में हो चुका है और आगे जो है वो प्रक्रिया जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है डेट्स निकाले गए हैं उसमें आगे भी, और वो कंप्लीट जो है समय कर लिया जाएगा। 12,000 के लगभग है, 12,000 में 5,700 के समथिंग लगभग, का हो 5,916 का सत्यापन हो चुका है। 12,000 लाइसेंसेज हैं जो हमारे UIN में रजिस्टर्ड हैं, जो टोटल लाइसेंसेज हम लोग उनको मान सकते हैं, और उसमें 5,916 लाइसेंस अभी तक वेरीफाई हो गए हैं, तो सेकंड डेट निकाले गए हैं, उसमें इसको फर्दर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। मैम 11 साइड में तो वाहन आसानी से नहीं चल पाता है, उधर पेट्रोलिंग के लिए क्या काम? देखिए, जहां आवश्यकता अनुसार जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल विशिष्टताएं हैं एरिया की, उस हिसाब से नदी में रिवर पेट्रोलिंग, बोट पेट्रोलिंग की जो है उसका जो है तैयारी, और जहां जरूरत है वहां पर अश्वरोही दस्ता जो है उनके द्वारा भी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा कोई खास संख्या भी रही है क्या, मतलब सुरक्षा कर्मियों की, महिला पुलिस पुरुष सादे बिल्कुल, लिबास? जो हम लोग की डिप्लॉयमेंट जो है वो वंस जो है पूरा जो है फाइनलाइज हो जाता है सुरक्षा प्लान, तो विशिष्टताएं जो है देखते हुए गाइडलाइंस के अनुरूप जो है उसको किया जाए। बताना चाहूंगा कि जैसे ही अभी मतदान की निर्वाचन की घोषणा हुई है, तो एक ASD लिस्ट होती है, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड, इनकी सूची BLO के द्वारा बनाई जाती है, ASD लिस्ट, और उसमें यह लिस्ट बना करके और जो मतदान के दिन यह प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दिया जाता है, और जो भी ऐसे मतदाता जो है ASD सूची में है, उनको उस लिस्ट से अगर कोई मतदान करने आते हैं तो उनको डबल चेक उनकी आइडेंटिटी की जाती है। इसके अतिरिक्त जो टेंडर वोट की भी इसमें सुविधा दी जाती है, जिसमें अगर कोई इस तरह के मतदाता हैं जो ऐसा दावा करते हैं कि उनके नाम से मत गिर गया हो, तो उस पर भी विशेष पहचान करने की व्यवस्था प्रक्रिया अपनाई गई है। और चूंकि फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान होगा, और सभी जितने भी हमारे वोटर हैं सभी की फोटो भी मतदाता सूची में है, और साथ ही साथ फोटो वोटर स्लिप भी बांटी जाएगी, और वो मतदान के कुछ दिन पूर्व भी बांटी जाएगी, तो यह जानकारी स्पष्ट रूप से हो जाएगी कि कितने मतदाता वास्तविक रूप से वहाँ उपस्थित है, और फर्जी मतदान को बिल्कुल रोका जा सकता है। नए मतदाता की CCA कितना लग चुका है सर? CCA अभी 128 लोगों पर अभी तक इसका प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हो चुका है, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, और उस पर आदेश भी पारित किया गया है। CCTV कैमरा नए मतदाता जो अभी विशेष पुनरीक्षण किया गया है, उसमें 71,000 मतदाता जो है नए मतदाता के रूप में उसमें शामिल किए गए हैं। और जो CCTV की आपने बात की, जो दूसरा क्वेश्चन है, तो जितने भी हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र होंगे उन सभी पर CCTV या वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी अथवा माइक्रो ऑब्जर्वर के माध्यम से उसके 100% कवर किया जाएगा। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन केलन और आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से बतौलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करत कहलन जे आदर्श आचार संहिता के पालन करनाई प्रशासन के प्रमुख जिम्मेदारी है। कोनो भी स्थिति में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामला बर्दाश्त नहीं किया जात, मामला तुरंत दर्ज किया जात। के अलावे वो निर्देश दिलन है जते भी अवैध होर्डिंग पोस्टर सब लागल है वो यथाशीघ्र हटा लेल जाए। दरभंगा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, उसका शेड्यूल नंबर 4 में इलेक्शन का नोटिफिकेशन इश्यू होगा 2/4/2019 को, 2/4/2019 को नोटिफिकेशन होगा। नॉमिनेशन का अंतिम तिथि होगा 9/4/2019, 9/4/2019। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि संडे और सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो छुट्टी घोषित है तिथि पर नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई तिथि नहीं पड़ रहा एक्सेप्ट फॉर 7 तारीख। इसलिए आपका 2 से लेकर के 9 तारीख तक 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 लगभग 7 दिन नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन के बारे में हम लोग बाद में
सूचित करेंगे, जगह क्या होगा, स्तर, टाइमिंग सब सूचित करेंगे। नॉमिनेशन का स्क्रूटनी 10/4/2019 को होगा। लास्ट डेट फॉर विथड्रॉयल 12/4/2019 को होगा और डेट ऑफ पोल जो है 29/4/2019 को होगा। काउंटिंग पूरे भारत में 23 मई को होगा। इलेक्शन निश्चित तौर पर 27 मई तक समाप्त कर देंगे। ये दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रैली या मीटिंग होगा राजनीतिक दलों का, उसमें आचार संहिता उल्लंघन नहीं हो और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग व्यय निगरानी के लिए लोग वीडियोग्राफर के सहित सभी क्षेत्रों में रहेंगे और जो भी उल्लंघन होगा उसके तहत प्राथमिकी दर्ज होगा या एक्सपेंडिचर के आयोग के निर्देश उसके तहत कार्रवाई होगी। ये वीएसटी का काम। तीसरा है आपका एसएसटी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, वो वाहन चेकिंग और जो भी बॉर्डर पे या इंटरनल जो भी मूवमेंट रहेगा व्हीकल्स का उसको मॉनिटरिंग करेगा ताकि कोई असामाजिक तत्व या कोई वेपन के साथ, कोई पैसा के साथ, कोई अन्य जो इंड्यूसमेंट्स है उसके साथ गड़बड़ ना करे। अगर होगा तो उस निर्धारित प्रक्रिया क्या करना है उसके संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो इस प्रकार एफएसटी, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, वीएसटी यानी वीडियो सर्वेलेंस टीम और वीडियो व्यूइंग टीम, प्रत्येक वीडियो को जो भी रैली या मीटिंग होगा उसको अपने वीडियो देख करके एक्सपेंडिचर शैडो रजिस्टर बनाया जाता है। शैडो रजिस्टर में वो हम लोग अपना खर्च जो निर्धारित दर है उसको भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे। जिला के अंदर भी असामाजिक तत्वों, शराब, हथियार आदि का मूवमेंट रोकने के लिए 85 जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहाँ पर हम लोग वाहन चेकिंग करवाएंगे। इसमें एसएसटी की टीमें रहेंगी। इसके अलावा हम लोगों ने अपने थाना के अंदर में कुछ टीमें बनाई हैं जो 85 जगह को कवर करेंगे और इस पर वो लोग टाइम के हिसाब से कभी कभी जगह बदल के भी चेक करेंगे। सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं, खासकर जो शराब के बिजनेस में जिनका नाम आ चुका है, उन पे कांड दर्ज है या वो जेल जा चुके हैं, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई 107 की कार्रवाई और गुंडा पंजीकरण का नाम दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। हथियारों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। जो लोग निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं करवाएंगे उनका हथियार का लाइसेंस कैंसिल करने का प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए भी हम लोगों ने चुनाव कोषांग में एक मोबाइल नंबर रखा है जो ऑपरेटर के माध्यम से पब्लिक तक सबको सुविधा हो जाएगी। 8544 02 3424। कोई भी कंप्लेन या वीडियो या पिक्चर इस मैसेज में व्हाट्सएप की जा सकती है या कॉल करके भी बताया जा सकता है। नंबर एक फिर से बोल दो। 8544 02 3424। काफी संख्या में असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया गया है और अगले एक वीक के अंदर बाकी के जो है उनको भी चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर सभी बूथ का थाना स्तर से वेरीफाई करके कहाँ पर ऐसे मतदाता हैं जिनको डराया धमकाया जा सकता है और कौन ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने का निर्देश दिया गया है और ऐसे लोगों के विरुद्ध पर्याप्त विरोधात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। हम लोग खुद फील्ड में रहेंगे, जहाँ से भी इस तरह की शिकायत कहीं आएगी, कहीं पर कोई जनसंख्या का कोई वर्ग ऐसा है जिसको डराया धमकाया जा सकता है या आपको स्वतंत्रता पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न की जा सकती है, हम लोग भी जाके ऐसे टोलों में विजिट करेंगे और लोगों से बात करेंगे और थाना अध्यक्ष से लेकर एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि सब लोग फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट रखें, लोगों से मिलें, जानकारी लें, लोगों के डर या शंका का समाधान करें। तो किसी भी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन या कोई मामला है या फिर मतदाताओं को डराने का या कोई लालच देकर प्रभावित करने का कोई मामला है, इन सब मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा और हर हालत में ये इंश्योर किया जाएगा कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो और हर आदमी को, कमजोर से कमजोर आदमी को बिना किसी बाधा के स्वतंत्रता पूर्वक अपने मताधिकार का अवसर मिले।
दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और एसएसपी तमाम वरीय पदाधिकारी के साथ एक समीक्षात्मक बैठक केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम संयुक्त रूप से एक समीक्षात्मक बैठक में भाग लेलन। बैठक में तमाम थानाध्यक्ष, बीडीओ, सीओ और डीएसपी मौजूद चला। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामला पर त्वरित कार्रवाई करे के निर्देश दिल गए। अच्छे तरह से हम लोग अब उसको नहीं निपटाएंगे। एक तो होली है और दूसरा रामनवमी अप्रैल 14 को पड़ा, दोनों हम लोगों के निर्वाचन तिथि के पहले पड़ रहा है। इन दोनों पर मैं आसंग्रहण, आसूचना संग्रहण जो इंटेलिजेंस कलेक्शन कहा जाता है उसको अच्छे तरीके से आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, आदमी रख करके सब जानकारी लीजिए, जानकारी ले करके पहले से ही निरोध में कार्रवाई भी करा करके अच्छे ढंग से दोनों पद को हम लोगों को निपटाना होगा। अदरवाइज इस वजह से भी चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है और कुछ डेलिबरेटली भी इसका प्रभाव कराने का प्रयास हो सकता है। चौथी चीज है वाहन चेकिंग। मैं तो चाहूंगा कि एसडीओ, डीएसपी भी बीच बीच में जाकर के अपने वाहन चेकिंग में लगे रहें और मजिस्ट्रेट और थाना के पदाधिकारी लगातार वाहन चेकिंग करते रहें। एसएसटी का टीम्स गठित है बट अभी तक एक्टिवेट नहीं हो पाया है, तो मैं चाहूंगा कि एसएसटी का एक्टिवेशन तुरंत हो जाए और नियमित समीक्षा सभी स्तर पर हो, एसडीओ, डीएसपी स्तर पर और हम लोग का स्तर पर भी होते रहेगा। इन सभी जनरल बातें हैं और विस्तृत समीक्षा बाद में होगी। कुछ छूटे हुए पॉइंट्स हैं वो हम बाद में चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट इश्यूज हैं वो सब हम बाद में बताएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन दरभंगा के तमाम पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ एक बैठक केलन और उनका सबके आदर्श आचार संहिता के पाठ पढ़ेलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन तमाम राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ एक बैठक केलन। बैठक में आदर्श आचार संहिता से जुड़ल तमाम मुद्दा पर डिस्कशन कल गेल। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के पूरा बुकलेट उनका सबके दिल गेल और एकर पालन करे के निर्देश दिल गेल। तथा निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन संबंधी स्टार प्रचारक द्वारा अभियान को सावधानी पूर्वक ट्रैक किया जाना चाहिए। इसको नेक्स्ट करो। राजनीतिक गतिविधियों, पार्टी मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, परामर्श विमर्श हेतु राज्य के गेस्ट हाउस का कोई भी भाग, भवन, दिल्ली स्थित सदन का कोई हिस्सा उपयोग में नहीं किया जाना है। तो सरकारी गेस्ट हाउस का किसी भी तरह से उपयोग हम लोग पॉलिटिकली इलेक्शनियरिंग के लिए नहीं करना है। यहां तक कि सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस आदि के परिसर के अंदर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा आकस्मिक बैठक की भी अनुमति नहीं है। केवल उस व्यक्ति को जिसे गेस्ट हाउस का आवास आवंटित है, वो वाहन जिसकी अधिकतम संख्या 2 हो सकती है तथा जो वह उपयोग कर रहा है वो गेस्ट हाउस कंपाउंड में रखे जाने की अनुमति हो सकेगी। मतलब 2 से ज्यादा गाड़ी गेस्ट हाउस में नहीं रखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति उस गेस्ट हाउस में तत्काल एकोमोडेशन उसको पाया हुआ है, किसी भी एक व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक समय तक कमरा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। हालांकि किसी क्षेत्र विशेष में मतदान के समापन से 48 घंटे पहले मतदान या फिर से मतदान पूरा होने तक ऐसे आवंटन का रोक रहेगा। मतलब 48 आवर्स से पहले किसी तरह का अलॉटमेंट गेस्ट हाउस का नहीं होगा। नेक्स्ट, जहां चुनाव घोषित हो गए हैं उन पॉलिटिकल फंक्शनरी के लिए जिनको जेड श्रेणी का सुरक्षा प्राप्त है, उनको सरकारी गेस्ट हाउस में एकोमोडेट किया जा सकता है, लेकिन उसी स्थिति में किया जाएगा जबकि वो कमरा किसी ऑब्जर्वर या इलेक्शन रिलेटेड ऑफिसर को आवंटित नहीं किया गया। सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो स्पष्ट ही है। ये पॉलिटिकल फंक्शनरीज में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में मंत्री, अध्यक्ष और आयोग के सदस्य भी आते हैं, तो उनके लिए भी चुनाव आयोग ने एक अलग से एक चैप्टर में एमसीसी में दिया हुआ है। उसी का संक्षेप में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे स्लाइड के माध्यम से। मंत्रियों, अध्यक्षों और आयोग के सदस्य
आयोग के सदस्य, आयोग का मतलब यहाँ निर्वाचन आयोग नहीं। सहरसा के जिलाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा और पुलिस अधीक्षक द्वारा एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया गया। सहरसा जिला के समाहरणालय सभाकक्ष में सहरसा के जिलाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा एवं आरक्षी अधीक्षक राकेश कुमार संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के संबोधित करे तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होय के सूचना दिलन। ओ कहलन जे मतदाता के डरावे धमकावे या जातीय संप्रदाय धार्मिक विद्वेष फैलावे के लेल क्यों भी यदि दोषी पाया जाता तो उनका पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। उसके लिए कितना बल की आवश्यकता रहेगी, बल में किस प्रकार की बल की आवश्यकता रहेगी, इसके लिए एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली है और हम लोगों को आशा के अनुरूप बल भी प्राप्त हो रहा है। और हम लोग चाहे हम लोग का देरा क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, प्रत्येक स्थल पे हम लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराएंगे। लखीसराय के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया गया। लखीसराय जिला के समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में लखीसराय के जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी एवं आरक्षी अधीक्षक कार्तिकेय कुमार शर्मा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के लिए और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन तिथि के घोषणा के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। तो कहलन जे आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकल है। आप आचार संहिता के पालन केनाय राजनीतिक दल सब के कर्तव्य और पालन करेनाय प्रशासन के। व्यक्ति का भी पोस्टर है, सबों को हटाने का आदेश दे दिया गया है। 36 घंटा का हमने समय दिया है। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उन पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के अंतर्गत कार्रवाई। जगह जगह पर चेकिंग लगाया जा रहा है। इसके लिए एक अलग से उड़न दस्ता बनाया गया है, जिसे जगुआर टीम का नाम दिया गया है। इसमें जिस रूप से प्रशिक्षित जो सिपाही हैं उनको अधिकारियों के साथ लगाया गया है कि मोटरसाइकिल के द्वारा गश्ती करेंगे और कहीं भी कुछ घटना की जानकारी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। लोगों से भी अपील है कि अगर उन्हें कोई भय लगता है या फिर प्रलोभन की बात आती है तो तुरंत खबर करें, पुलिस की टीम तुरंत पहुंचेगी वहां पे और जो उचित होगा वो कार्रवाई करेगी। जो शीशे का प्रस्ताव है और जो गुंडे तरह के प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उन्हें सावधान किया जाता है कि अगर वो सब हरकत करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल भेजा सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो उनसे जिला बदल दिया जाएगा। अन्य ऐसे कोई भी होंगे जो आम जनता है उनसे अपील की जाती है कि पुलिस का सहयोग करें और इस जो इलेक्शन होगा इसे शांतिपूर्वक मनाएंगे। समस्तीपुर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करे तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाए के बारे में जानकारी दिलन। समस्तीपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह घोषणा करत कहलन जे आदर्श आचार संहिता के नियम के हर हाल में अक्षरशः पालन करायल जाए। वो बतौलन जे समस्तीपुर जिला में 2टा लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर एवं उजियारपुर जहाँ दोनों क्षेत्र के चुनाव के तैयारी हेतु प्रशासन पूरा मुस्तैद है। वो कहलन जे सरकारी संस्थान पर कोनो भी बैनर या पर्चा लगेनाय अपराध मानल जाए। 24 घंटा के अंदर अवैध होर्डिंग और पोस्टर हटावे के निर्देश दिलन। वैशाली का उजियारपुर, मोरवा, चराइजन, मोदीनगर एंड विभूतिपुर है। साथ ही समस्तीपुर में दरभंगा के 2 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज है, कुशेश्वर स्थान, हयाघाट और समस्तीपुर के हैं कल्याणपुर, बारिशनगर, समस्तीपुर और रोसड़ा। साथ ही खगड़िया निर्वाचन क्षेत्र में भी हमारा एक एससी है, दैट इज हसनपुर। हमारे जिला में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2810 है, जो कि 1722 भवनों में अवस्थित है। कुल मतदाताओं की संख्या 27,68,183 है। आचार संहिता आ गई है, लागू हो गई है, तो हम सबको उसका अनुपालन करना है। तो हम आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहेंगे सभी लोगों से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी, कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि आचार संहिता के दायरे में आता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आचार जो भी कानूनन कार्रवाई है, जो भी उपयुक्त धाराएं हैं कानून की, उसके तहत फिर उन पे कानूनन कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरीके कोई भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हमारे संज्ञान में आता है। अभी बाकी भी बैनर, पोस्टर, ये सब भी अब अलाउड नहीं है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे। अभी अगर जितने भी लगे हैं वो सब हटा ले, नहीं तो हम प्रशासन की तरफ से भी उसको हटाने की कार्रवाई अभी शुरू करेंगे। और बाकी भी जो इसके अलावा भी प्रावधान है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, लेकिन वो भी परमिशन के साथ, जो कंसर्न्ड ओनर है उसकी परमिशन के साथ ही लगा सकते हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से
लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था, नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आई चुनाव में एक लक्ष्य के लौका मैदान में उतर चुकल छथि। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलन है कि लोकसभा चुनाव के चुनौती के रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता सब मैदान में उतर चुकल छथि। वो कहलन कि हमारे नेता और कार्यकर्ता पूरा दमखम के साथ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जीत के लिए काम करता। संभावित लोकसभा का चुनाव अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई के मध्य तक होने का है और हम सब लोगों को ये अनुमान था कि लगभग इसी समय चुनाव की घोषणा होने वाली है और चुनाव आयोग ने भी पिछले कई महीनों में पूरी अपनी तैयारी कर ली है और आज जैसी सूचना मिल रही है 5 बजे के संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयोग के चुनाव के संदर्भ में और चुनाव की तिथियों के संदर्भ में घोषणा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरीके से इस चुनाव की मैदान में जाने के लिए तैयार है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो इस चुनाव को चुनौती के रूप में लेके मैदान में डट चुके हैं। हमारे जो समर्थक, हमारे जो समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सारे समर्थक हमारे वो भी उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व को एक बार फिर से अवसर देने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब आज जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो कल से विधिवत रूप से हम सब लोग चुनाव के काम में लग जाएंगे। समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर गरीब रथ के चपेट में आवे से 4टा गरीब जख्मी भ गेला। समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर गरीब रथ के चपेट में आवे से 4 लोग जख्मी भ गेला, जाहिमे से 3 के स्थिति गंभीर बताओल जा रहा है। जानकारी के अनुसार उजियारपुर प्रखंड के नाजिरगंज रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी से एक महिला अपन 3 बच्चा के साथ स्टेशन पर उतरली। एक बाद महिला अपन बच्चा के साथ रेलवे ट्रैक पार कर रहा चली। यही दौरान गरीब रथ के चपेट में आबि गेली, जैसे ई सब दुर्घटना के शिकार हो गए। गरीब रथ से ये घटना घटी है। घटना घटने के घंटों बाद तक वो तीनों घायल, पूरी तरह घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा। स्टेशन मास्टर के द्वारा इस पर कोई मतलब एंट्री नहीं लिया गया। घंटों बाद, ग्रामीण के प्रेशर के बाद, घंटों बाद इसको इन लोगों ने जो है सो इसको एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया ग्रामीण के प्रेशर के बाद कि भाई एम्बुलेंस को बुलाइए, पीड़िता मर जाएगी। काफ़ी मशक्क़त के बाद इन लोगों ने इस तरह एम्बुलेंस को बुलाने का काम किया और उसके बाद उसको भेजा।
आदर्श आचार संहिता के लागू होते सुपौल नगर परिषद में अवैध होर्डिंग पोस्टर सबके हटावे के काम शुरू भ गेल। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही पूरा देश में आदर्श आचार संहिता लागू भ चुकल है। सुपौल नगर परिषद के अभियंता और अधिकारीगण मुस्तैदी के साथ बैनर पोस्टर सबके हटावे में जुटी गेल छथि और एके लेल कई मजदूर और मशीन के लगायल जा चुकल है। अभी नगर प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, इसलिए प्रथम दृष्टया जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका फोटो, ये सब पोस्टर, जितना भी बैनर है उसको हटाया जा रहा है और यह प्रक्रिया अभी जारी रहेगा। नरकटियागंज के बरगजवा बिशनपुरा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ भेल। नरकटियागंज के बरगजवा बिशनपुरवा गांव में स्टूडेंट क्रिकेट क्लब मैच के उद्घाटन प्रखंड प्रमुख रीना देवी एवं प्रमुख पति राकेश मिश्रा संयुक्त रूप से फीता काट के केलन। एहि दौरान प्रखंड प्रमुख रीना देवी कहलन जे आई के मैच के कार्यक्रम के देख कर हमरा बचपन के याद आबि रहल अछि, जखन हमहूँ क्रिकेट खेलै छलहुँ। क्रिकेट से हमरा विशेष लगाव अछि। मानसिक विकास के लिए तो खेल बहुत माने जरूरी होता है। इससे शरीर का भी जो बॉडी है वो भी सौलित रहेगा। रहा बात की जो बरगजवा गांव है, इस धरती पर जो दोनों टीम है, कहाँ के लोग, नरकटियागंज और कटखरवा का, इन लोगों को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इन लोगों को विजेता के लिए मैं शुभकामना भी देती हूँ कि जहाँ भी रहे अपना विजेता प्राप्त करे। और उसके बाद मुझको लग रहा है कि आज हमारा भी बचपना का याद भी पड़ रहा है और इन लोगों को साथ भी देने वाली हूँ कि क्रिकेट में मैं भी इन लोगों के साथ रहकर क्रिकेट का शुभ आरंभ मैं करूँ। सुपौल में दिन दहाड़े एक महिला से 2 लाख रुपया लूट लेल गेल। सुपौल में दिन दहाड़े एक महिला से 2 लाख रुपया लूट लेल गेल। घटना सदर थाना के लोहिया चौके, जतऽ सैकड़ों लोग के बीच से एक बाइक सवार महिला से 2 लाख रुपया से भरल थैला छीन कर भाग गेल। पल्सर गाड़ी था, ब्लैक कितना पैसा था? 2 लाख से ऊपर था। घरों से टका लेकर मेरा बैंक पर गाड़ी परसों अच्छा कोनो बात नहीं। लहरिया पब्लिक स्कूल अपन 21वां वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनौलक। लहरिया पब्लिक स्कूल 21वां वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनौलक। इस मौका पर निदेशक लालमोहन झा और MRM कॉलेज के प्राचार्य अरविंद कुमार झा और प्रिंसिपल रमन चौधरी संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एकर शुभारंभ केलन। एहि वार्षिकोत्सव में स्कूली बच्चा सब अपन कलाकारी पेश केलन और उपस्थित जनसमूह के मन मोहि लेलन।
Please have a big round of clap for them. Super Mama. 1, 2, 3, go. अम्मा मैं अच्छा कर रहा हूँ 2018-19. We have established this school in 1997, but officially we have started in 2000. In class 10, 100% school secured by our students. School is a place where students are getting all-round development. We were following the new pattern of CBSE. The evolution was based on a scholastic and co-scholastic. Knowledge destroys ignorance. We were conducting exams on the basis of CBSE guidelines. We are conducting first periodic and half yearly and second periodic and final term. Our chief guest, who is a very renowned teacher of Mithila University, before coming over and taking over the charge of principal of different colleges of Mithila University, he was a very famous teacher of zoology. मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। विगत 20 वर्षों से यह स्कूल चल रहा है और इसके जो निदेशक हैं लाल मोहन बाबू, जाने माने शिक्षाविद हैं। उन्होंने न केवल शिक्षाविद के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की है, बल्कि विद्यालयों को चलाने में भी इन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया है। दरभंगा में भी एक स्कूल चल रहा है और जहां इन्होंने उसे बिजनेस सेंटर के रूप में न चलाकर नॉलेज सेंटर के रूप में उसको ख्याति दिलाई है। अब लहरियासराय में जो इसका ब्रांच है, मुझे पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं। लगभग 20 से ज़्यादा प्रोग्राम्स यहाँ शेड्यूल हैं। मेरी शुभकामना है यह विद्यालय आगे बढ़े और
नॉलेज सेंटर के रूप में अपनी ख्याति अर्जित करे, जहाँ की डिसएडवांटेज सेक्शन के जितने बच्चे हैं वो भी पढ़ें। लहरियासराय पब्लिक स्कूल का 21st एनुअल डे सेलिब्रेशन हम लोग आज मना रहे हैं। क्योंकि सीबीएसई सिलेबस में सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ को स्कॉलस्टिक के लिए कल्चरल एक्टिविटीज एवं स्पोर्ट्स को भी ऐड किया गया है। आज चूंकि हमारे यहाँ वार्षिकोत्सव है, तो बच्चे का पूरे साल भर में जो एक्टिविटीज हुई है, सारे एक्टिविटीज के आधार पर बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। साथ ही जो बच्चे का कल्चरल एक्टिविटीज है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बड़ा होकर के अगर मान लीजिए संगीत के क्षेत्र में या डांस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हम अपने बच्चे को इतना शिक्षा दे देते हैं जो आगे जो डांस स्कूल में या संगीत विद्यालय में जाएंगे तो उनको ये महसूस नहीं होगा जो हम कहाँ आ गए, क्योंकि इतना शिक्षा हम लोग स्कूल लेवल पे दे देते हैं जो जब वो उस विषय के विशेषज्ञ के रूप में अपना योगदान करना चाहेंगे तो उनको सहूलियत होगी, उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। और उसी के पूरे साल भर में हम अपने बच्चों को जो सांस्कृतिक विद्या में जो शिक्षा दिए हैं उसका आज वो अपने अभिभावकों के सामने एवं मीडिया बंधु के सामने अपना प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि उनका आगे क्या रुचि है उसके अनुसार वो अपना रास्ता तय करेंगे, क्योंकि यही बच्चे हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। नागेंद्र झा महिला कॉलेज में एक बीएड के छात्रा के जूता पहिर के गेना एतेक महग पड़ल जे उनका काफी पीटल गेल। नागेंद्र झा महिला कॉलेज में बीएड के छात्रा के दंडाधिकारी द्वारा जबरदस्त पिटाई कयल गेल। दरअसल छात्रा के अपराध सिर्फ एतबे छल जे ओ जूती पहिर के परीक्षा देला सेंटर में चल गेल छली, जेकरा देखते दंडाधिकारी भड़क गेली और उन्हें केस पकड़ कर बेतरतीब ढंग से पिटाई कर दिलन। एहि पूरा मामला में लहरियासराय थाना या कोई गलती करेंगे तो परीक्षा में तो कोई मतलब मारने की तो कोई बात ही नहीं, सवाल नहीं उठता है। कोई किसी को राइटर नहीं है, विद्यार्थी के साथ वैसा सलूक किया ही नहीं जा सकता है। और जहां तक मेरे कॉलेज की बात है तो मेरे कॉलेज में ऐसा मतलब जो आप जिस बात चर्चा कर रहे हैं जिस घटना के बारे में, हमारे कॉलेज की कोई भी इन्विजिलेटर उसमें नहीं है, न हमारे कोई शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। ऑन ड्यूटी जो मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी थे उन लोगों ने चेकिंग के दरमियान ये काम किया। जानकारी हम लोग चेकिंग के दरमियान वो किया होगा न। हम आपको पास छात्रा आपके पास आई थी? आओ अब चुनावी खबर से कनिक बाहर निकली और किस शिक्षा जगत के बात कर ली और बात करी ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय के, जतो दीक्षांत समारोह के पूर्व संध्या पर फुल ड्रेस रिहर्सल के आयोजन किया गेल। एहि मौका पर पूरा ड्रेस में सीनेट सिंडिकेट के सदस्य सब रिहर्सल केलन। ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 9वां दीक्षांत समारोह के आयोजन 12 मार्च के हुआ जा रहा है। ओहिसँ पहले पूर्व संध्या पर फुल ड्रेस रिहर्सल के आयोजन किया गेल छल, जाहि में सीनेट सिंडिकेट के सदस्य सब पायजामा, कुर्ता
दुपट्टा और मालवीय पगड़ी धारण केने छला, लेकिन पिछला दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय प्रशासन से कई स्तर पर मांग कयल गेल छल जे एहिठाम मिथिला के पाग के बढ़ावा देल जाए, मिथिला के पाग साफा के जगह पर और मालवी पगड़ी के जगह पर मिथिला के पाग यूज हेबाक चाही। लेकिन आश्वासन मिलला के बावजूद एहि बेर फिर से पाग के दरकिनार क देल गेल हन। एहिठाम गौर करे वाला बात ई अछि जे मालवीय पगड़ी उत्तर प्रदेश के पगड़ी भ सकैत अछि, बिहार के पगड़ी नहीं। एके पीछे साजिश काम कर रहा है और साजिश में वर्तमान कुलपति के सेहो हाथ छन। एहि बात से इनकार नहीं किया जा सकैत अछि, किया तऽ वर्तमान कुलपति खुद उत्तर प्रदेश से आवे छथि और हुनक जे बैकग्राउंड अछि ओहि में हुनका सबके मालवीय पगड़ी के बढ़ावा दै के काफी उत्सुकता देखल हुनका सब में जाइत अछि। लेकिन ई बात गौर करे वाला है जे बिहार के अपन परिधान के दरकिनार कयल जा रहा है और एहि में फोटो खिंचाव नेता सब सिर्फ ज्ञापन दे के काम में लागल रह गला, उनका सबके रिजल्ट जीरो भेटल। काल दीक्षांत समारोह आयोजित हो जा रहा है, मालवीय पगड़ी मिथिला के पाग पर भारी पड़ जा रहा है और जतेक भी सो कॉल्ड फोटो खिंचाव नेता सब छथि ओ वह पगड़ी पहिर कऽ ओहि विद्वत शोभा यात्रा में मिथिला के मान मर्दन करैत भ्रमण करता। MSc Chemistry, Deepak Sinha, University Department of Music and Melody. The rank of first major gold medal goes to Priya Kumari, University. यहाँ से भी ठीक सामने वाला सात्विक आत्मा, University Department. नवम दीक्षांत समारोह की तैयारी अपनी चरम सीमा पर है और हम लोग की पूरी कोशिश है कि आज रात तक 9 बजे और 10 बजे तक पूरी तैयारी हो जाए, कल के लिए कुछ न हो जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि कल महामहिम जी कल 11:20 पे उनका हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और वहाँ की औपचारिकता पूरा करने के बाद 11:30 बजे हमारे यहाँ नागेंद्र झा स्टेडियम में पधार जाएंगे। फिर करीब 15-20 मिनट का है, उसमें उनको थोड़ा सा चाय वगैरह लेंगे, फिर उनको ड्रेस पहनाया जाएगा। उसके बाद वो मंच पे लगभग 12 बजे एकेडमिक प्रोसेसन के साथ मंच पे पधारेंगे। फिर 12 बजे से लेकर के करीब 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम है पूरा, जिसमें 2 सत्रों के छात्रों को डिग्रियाँ दी जाएंगी और गोल्ड मेडल वितरित किए जाएंगे प्रत्येक छात्र। दोनों वर्षों को मिलाकर के 53 गोल्ड मेडल दिए जाने हैं और जैसा कि मुझे बताया गया है कि उसमें लड़कियों की संख्या 75 से 80% है, जो कि एक बड़ा ही उत्साहजनक है। लड़कियां हर क्षेत्र में आएंगे। छात्रों में क्योंकि भीड़ एक 3,000 की करीब भीड़ यहाँ पे रहेगी, 2500 छात्रों को दिया जा रहा है, लगभग 3,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए हमारे पास 6 द्वार हैं और 6 द्वारों में पहले द्वार से जो हमारे मुख्य विशिष्ट अतिथि लोग हैं, MLA, MP और सीनेट के मेंबर, सिंडिकेट के मेंबर, वो लाएंगे। 2 गेट हैं वो सिर्फ महामहिम राज्यपाल के लिए और उनके साथ आने वाली टीम के लिए रिजर्व है। 3 नंबर का गेट है जो हमारे यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी और शिक्षकगण उससे आएंगे। 4 गेट जो है एक इमरजेंसी के लिए रखा गया है कि जहाँ पे 3-4 हज़ार की भीड़ हो, अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो उस गेट का उपयोग हम लोग करेंगे। 5 गेट से जो है छात्र प्रवेश करेंगे। छात्रों के लिए और लड़कों और छात्राओं के लिए अलग अलग गेट निर्धारित किया गया है। 5 नंबर का गेट छात्राओं के लिए है और 6 नंबर का गेट है लड़कों के लिए है। और हर लड़के का एक सीट निश्चित है कि वहीं पर आकर के बैठे। फिर कन्वोकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। ख़त्म होने के बाद सारे छात्र जो हैं जिस द्वार से आए हैं उसी द्वार से निकलेंगे और उनको एक रिफ्रेशमेंट का कूपन जो है, उनके जब डिग्री हम दे रहे हैं तो डिग्री के साथ ही दे दिया जाएगा और वो छात्र जो हैं बाहर निकलते उसमें अपने कूपन के आधार पर रिफ्रेशमेंट ले लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे यहाँ के शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी कर्मठशीलता और लगनशीलता के कारण जो है ये समारोह जो है अपने तरह का अभूतपूर्व। इतना बड़ा समारोह अभी तक नहीं करवाया गया था। उसका कारण है कि 2 सत्रों के छात्रों को हम डिग्री दे रहे हैं और 2 छात्रों को डिग्री देने की मंशा ये है कि विश्वविद्यालय बिल्कुल एकदम पटरी पे आ जाए, बिल्कुल अपडेट हो जाए। पांडुलिपि केंद्र का उद्घाटन भी होना था। हाँ, दो हैं उसमें उद्घाटन के लिए भी प्रोविजन है। एक तो रूसा के अंतर्गत एक लैब प्रयोगशाला का भवन बना हुआ है, वो हमारा तैयार है
उसका उद्घाटन करवाएंगे और फिर जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के सहयोग से 2 केंद्र का स्थापना हो रही है, एक मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर और मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, उसका भी उद्घाटन जो है महामहिम के द्वारा होगा। सर, पहली बार 2 सत्रों के छात्र छात्राओं को ये मेडल मिल रहा है, क्या कहेंगे, किसकी इसमें अहम रोल है और क्या आपको लग रहा है कि ये देखिए एक बड़ा काम था और जब तक परीक्षा विभाग के लोग या जो अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं होते तो हम इस तरह का नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय दृढ़ प्रतिज्ञ था कि हमको सत्र को बिल्कुल नियमित करना है और सत्र नियमित होता जबकि 18 तक के लोगों को हम डिग्री बांट देते। तो उन लोगों की कर्मठशीलता को मैं हमारा उनको धन्यवाद भी मैं देना चाहूँगा। उन्होंने इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ा दिया है और अब तो हम लोग लक्ष्य को प्राप्त करने के बिल्कुल निकट पहुँच गए हैं। मुख्य रूप से अधिकारी और शिक्षक और कर्मचारी इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। कि पीएचडी डिग्री के लिए और डीलिट के लिए स्टेज पर समारोह का प्रोग्राम रखा गया है, जो जिसे दीक्षांत समारोह कहा जाता है। और दीक्षांत समारोह ये आखिरी डिग्री होती है स्टूडेंट के लिए और इसमें सम्मानित करने का हक होता है स्टूडेंट को, क्योंकि इसके बाद स्टेज प्रोग्राम पर कभी भी स्टूडेंट को सम्मानित नहीं किया जाएगा। और पीजी वाले को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में भी कहीं भी सम्मानित हो गए, लेकिन हम लोग का ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ आखिरी बार सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ करते हैं तो सम्मानित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो पीजी वाले के लिए फिर से मौका आएगा, लेकिन मेरी आखिरी पढ़ाई है, मुझे फिर नहीं मौका मिलेगा। और मुझे ये आशा थी कि यहाँ आकर के मुझे सम्मानित किया जाएगा, जो मुझे नहीं दिया जा रहा। ये मेरा हक है, मुझे सम्मानित किया जाने का। आपने विश्वविद्यालय पदाधिकारी से संपर्क की थी? हाँ, मैंने अभी VC साहब से बात करके आई हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? आपने प्रोग्राम क्या सोच के रखा है? समय क्यों निकाला? दीक्षांत समारोह का मतलब होता है कि आप दीक्षांत जो दीक्षित हो गए हैं उनको समय देने के लिए, न कि आप अपने गेस्ट के लिए और अपने लिए। अभी अपनी ये समस्या बता रहे हैं। हाँ, इस समस्या से नहीं, अभी हम लोग जब हम लोग बेइज्जती हुई है बैठ करके, आज रिहर्सल के लिए हम लोग को बुलाया गया, लेकिन रिहर्सल में बस सीट पे बैठने के लिए बताया गया कि यहाँ पीएचडी वालों को जिस सम्मान के लायक है उन्हें वो नहीं मिल रहा है। हमारे इस पगड़ी की और जो भी आपने दिया उसका सम्मान है कि यदि आप इन लोगों के आशीर्वाद से मिल रहा है तो सही है, नहीं तो बस कुछ खास इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये दिया क्यों गया? हम लोग डॉक्टर नागिन राजज्योति मेमोरियल गोल्ड मेडल goes to मनीष कुमार। दाखन अपने सब देख रहा चलो दीक्षांत समारोह के फुल ड्रेस रिहर्सल बहुत खेद के साथ कह पड़ रहा है जे मिथिला के नेता सब आधार विहीन भेल जा रहा है। नेता सब के स्थिति ये जो सिर्फ अपना आप के फोटो तक सीमित रखा चाहे छे, जनता के भावना से और एक क्षेत्र के भावना से उनका सबके कोनो लेना देना नहीं है। वो सब भले ही राज्यपाल के जाकर ज्ञापन सौंप देने हो, लेकिन पुख्ता ढंग से राज्यपाल के पास और राजभवन में अपन बात नहीं रख सकला। तेकरे ही परिणाम है जे मालवीय पगड़ी मिथिलांचल में हावी भ रहल अछि और एकरा सब क्यों देख रहल छी, बर्दाश्त कर रहल छी। रास्ता एकटा और अछि, महात्मा गांधी सब ने अवज्ञा आंदोलन चलेने रहत, ठीक वही तर्ज पर काल यदि दीक्षांत समारोह में सो कॉल्ड नेता, फोटो खिंचाव नेता, सीनेट सिंडिकेट के सदस्य यदि अपन ज्ञान के और अपन बुद्धि के थोड़े प्रयोग करत तो जरूर मालवीय पगड़ी धारण करत, लेकिन ओइ के ऊपर पाग जरूर धारण करत। जे ड्रेस कोड है ओकरो पालन है और मिथिला के मान मर्यादा सेहो कायम रहत। अब देखे वाला बात ये जो फोटो खिंचाव नेता, विभिन्न स्टूडेंट यूनियन सब और सीनेट सिंडिकेट के सदस्य सब एहि पर कतेक ध्यान दै छथि। एससीएस न्यूज के एहि अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।